फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मंत्रा। और जैसा कि आपको पता है कि हम 18वीं शताब्दी के भारत पे चर्चा कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियाँ थी उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने जागीरदारी संकट के बारे में जो है आपको बताया। फिर हमने मुगलों के पतन में जो बैंकर और पूंजीपतियों की भूमिका है उसके बारे में बताया है। अगला जो टॉपिक है मुगल साम्राज्य के पतन से जुड़ा हुआ, वो है सांस्कृतिक व वैज्ञानिक कारण। जी हाँ, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कारण को भी मुगलों के पतन के लिए जिम्मेवार ठहराया गया है। तो आइए अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। सो अथर अली ने द पासिंग ऑफ द एम्पायर द मुगल केस में कहा कि 18वीं शताब्दी के प्रथम चरण में न केवल मुगलों का पतन हुआ बल्कि सफवीद, उज्बेक और ऑटोमन साम्राज्य का भी पतन हुआ। इसके पीछे एक जैसे कारण थे, जैसे कि ब्रिटेन और रशिया की सैनिक शक्ति, यूरोप का व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरना 1500 से 1700 ईस्वी के दौरान, व्यापार पर यूरोप का एकाधिकार, यूरोप का उत्पादक देश के रूप में उभरना आदि। यूरोपीय देश उत्पादक देश के रूप में उभरे और एशियाई देशों ने अपना महत्व खो दिया। अथर अली ने माना कि एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था में पतन आया, कुलीन की हालत खराब हुई और विलासिता की वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए। कुलीनों ने कृषकों का शोषण करना आरंभ कर दिया। आरंभ में विद्रोह भी हुए। इसी कारण से एशियाई साम्राज्य में गिरावट आई। वहीं यूरोप में शहरी विकास हुआ, विज्ञान और तकनीकी में विकास हुआ। मुगल शासकों ने सैनिक विकास नहीं किया, तकनीकी विकास व विज्ञान का विकास भी नहीं कर पाए। इस कारण मुगल 1700 के दौरान बाहर हो गए। मुगलों की तकनीकी जो है पिछड़ गई। मुगल व्यवस्था शोषणकारी बन गई। जमींदारों और कृषकों ने विद्रोह जारी रखे। मुगल संस्कृति में भी पतन देखा गया और वहीं यूरोप को जो है इसका लाभ मिला। एक अन्य इतिहासकार आईजी खान ने मुगल मनसबदारों की तकनीकी जीवन पर प्रकाश डाला है। ये कहते हैं कि मुगल शासक कुलीनों को टेक्नोक्रेट बनने पे बल देते थे, जैसे कि धातु पिघलाना, तोप ढालना, हैंडगन बोरिंग डिवाइस बनाना और गियर्ड वैगन से अनाज पीसना आदि। आईने अकबरी कहता है कि स्कूली बच्चों को लॉजिक, छंद शास्त्र, वाद विवाद और कुरान आदि पढ़ाया जाता था। इसके अलावा कृषि, भूमि माप, चिकित्सा, गणित, बीज गणित और परिवार मैनेजमेंट सिखाया जाता था। इस प्रकार से मुगल काल में भी तकनीकी विकास हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी भी धातु विज्ञान, रसायन, कृषि प्रबंधन, लागत रेखांकन, गणित, नक्षत्र व अन्य शिल्प सिखाए जाने के समर्थन में थे। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि 18वीं शताब्दी में इस्लाम की संस्कृति फेल हो गई। यह दावा एक प्रकार से साम्राज्यवाद को लोकप्रिय बनाता है। मार्शल हॉजसन भी कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में इस्लामी संस्कृति के संपूर्ण पतन को मानना गलत है। इसका सामना आधुनिकता से हुआ 1600 से 1800 के दौरान। इसने नए बाजार खोजे, विस्तार किया, आर्थिक व सैनिक व्यवस्था का विकास किया, विज्ञान व तकनीक का विकास किया। इससे एशियाई समाज और राज्य व्यवस्था प्रभावित हुई। वहीं क्रिस्टोफर बेली का कहना है कि मुगल, सफवीद और ऑटोमन साम्राज्य के पतन में सांस्कृतिक रुकावट, सैनिक पतन और कुलीन अय्याशी कारण नहीं थे। इसमें आंतरिक राजनीतिक समस्याएं थीं। शांति व व्यवस्था से व्यापार बढ़ता है, शहरीकरण आता है और भूस्वामियों का प्रभुत्व भी बढ़ता है। इसी ने बाद में मुगल व्यवस्था को कमजोर किया और एक नई व्यवस्था का निर्माण किया। नई व्यवस्था में नए व्यापारिक और भूस्वामी वर्ग उभर कर आए। जॉन रिचर्ड कहते हैं कि 1650 तक भारत में शांति व्यवस्था स्थापित थी। मुगलों का विस्तार हो रहा था, राजस्व आ रहा था और शाही संस्कृति का भी विस्तार हो रहा था। मुगल राज्य एकीकृत रहा, जनसंख्या का विस्तार हुआ और उत्पादकता भी बढ़ी। वहीं यूरोपियन इतिहासकारों ने 17वीं शताब्दी में कृषि, जनसंख्या, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, सेना और राजनीति को संकट से जोड़ा है। कुछ विद्वानों ने इसे पूंजीवाद का संक्रमण माना और कुछ इसको निरंकुश राज्य का संक्रमण कहते हैं और कुछ ने इसे पर्यावरणीय कारकों के साथ जोड़ा है। रिचर्ड कहते हैं कि भारत में 18वीं शताब्दी से पहले संकट नहीं था। औरंगजेब के शासन के 2 दशकों बाद राजकोष जमा होने लगा था, जब दक्कन अभियान हो रहा था। हालांकि राजकोष में कोई कमी नहीं थी, जैसा कि उत्तराधिकारी के युद्ध से पता चलता है। जब मुअज्जम ने आगरा पर कब्जा किया तो उसको 24,000 लाख रुपए मिले और यह अकबर की मृत्यु के समय के खजाने से बहुत ज्यादा था। हालांकि जागीर का संकट था और जागीरदार की हालत खराब थी।
उत्तराधिकार के युद्ध से भी खजाने खाली हो गए, मराठे दक्कन में मजबूत हुए, केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और क्षेत्रीय राज्य मजबूत हो गए। मोहम्मद शाह के समय 1719 से 1748 तक साम्राज्य केंद्रीकृत नहीं रहा। इस प्रकार रिचर्ड का मानना है कि मुगल साम्राज्य में आया संकट नई शक्तियों के कारण था और नए संबंधों के कारण था। रोसालिंड ओ हैनलोन का कहना है कि मुगलों के पतन के पीछे जेंडर की भूमिका थी। अकबर के समय से शाही सेवा और आदर्श मनुष्यता की संस्कृति का आरंभ हुआ। गवर्नर का पद सोच समझ कर दिया जाता था। इसका धर्म, जाति और क्षेत्र से कोई संबंध नहीं होता था। लेकिन बाद के समय में लोगों को सत्ता में शामिल किया गया जो कि दक्कन से थे। यह मनुष्यता के कोड में बदलाव था जिसने मुगल सत्ता को कमजोर कर दिया। औरंगजेब 26 साल तक दक्कन में रहा, उत्तर भारत से दूर। इससे राजसी गौरव और वेतन देने में परेशानी आई। सेवा, वफादारी अपना महत्व खो गई और पुरानी व्यक्तित्व की अहमियत भी टूट गई। इसी कारण से मुगल शक्ति और सत्ता दोनों में पतन देखा गया। इस प्रकार हमने मुगल साम्राज्य के पतन में संस्कृति और वैज्ञानिक कारणों को तलाशने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।